हरे कृष्णा। तो आज दूसरा सेशन है रीथिंकिंग डार्विन के ऊपर। जो डार्विन थ्योरी है उसका जो मुख्य बिंदु है, जिसके कॉर्नर स्टोन है, वो क्या है कि वैरायटी धीरे धीरे स्पीसीज में चेंज हो जाती है, पहला। दूसरा था जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, जो हमको गुण प्राप्त होते हैं, वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। और तीसरा, ये जो ट्रांसफ़र पूरा चल रहा है वो एक कॉमन एंसेस्टर से होता है, कॉमन डिसेंट होता है। ये तीन मेन कॉर्नर स्टोन है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं। इसको भूल गए तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला क्या है, वैराइटीज़ बढ़ते 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 क्या हो जाती है, एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ में चेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सिलेक्ट करती है कि ये सही है और ये मेरे साथ कोप अप नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा है, उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारे गुण आते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको बोलते हैं पानजेनेसिस या एक्वायर्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। और तीसरा है डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, कि एक कॉमन पूर्वज है जिसमें धीरे धीरे वेरिएशन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी बनती जा रही है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। तो ये तीन मेन डार्विन के कॉर्नर स्टोन हैं। एक एक करके हम फिर से देख लेते हैं, है ना। पहला हम देखते हैं वैराइटीज़ कैन इवॉल्व इनटू न्यू स्पीसीज। ये हम सब देख चुके हैं कि ये गलत है, ये कल हम ऑलरेडी दो ऊपर के देख चुके हैं। तो वेरिएशन में हमने देखा था कि तितलियां हैं, एक ही स्पीसीज हैं, अलग अलग हैबिट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, अलग अलग पक्षी हैं। देख रहे हैं, एक ही स्पीसीज में अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। फिर नेचुरल सिलेक्शन क्या है, हमने देखा था ये 12 सिंगा है, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। तो जो डार्क ब्राउन है वो नेचर में रह पाए, और जो लाइट ब्राउन है वो धीरे धीरे कम होते गए, ठीक है। और अंततः कौन से बचे, ये डार्क ब्राउन, ठीक है। तो ये हुआ वेरिएशन और ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एक ही स्पीसीज में वेरिएशन और जो फेवरेबल है वो ट्रांसफ़र हुए, और फिर वो हुआ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। तो इसका उदाहरण क्या है, ये जिराफ का। जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, फिर और स्ट्रेस होती गई, और स्ट्रेस होती गई, और ज़्यादा स्ट्रेस होती गई, है ना। तो जो गर्दन को खींचना है और ऊपर लगी हुई पत्तियों को खाना है, वो क्या था, एक एडवांटेजियस ट्रेट था जो जिराफ में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन हमने देखा कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ। जब तक जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होगा तब तक वो गुण ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये एक नियम है जेनेटिक्स का, क्योंकि ओवम और स्पर्म जो है उसी में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ही एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में ले जाती है ना। फिर तीसरा क्या है, डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो ये एक हम कल देखेंगे डार्विन्स ट्री। ये डार्विन का पेड़ है जिसमें रूट में क्या है, सबसे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबसे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और धीरे धीरे ब्रांचेस बनती गई और ऐसे पेड़ ऐसा बनता गया। तो पेड़ में आप एक जगह देख सकते हैं वृक्ष हैं, एक जगह एनिमल्स हैं, एक जगह फिशेस हैं, है ना, अलग अलग हैं। लेकिन सब स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, एक रूट से, ठीक है। समझ में आए, वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, कुछ गुण हमने खुद डेवलप किए, उसको बोला पानजेनेसिस, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, ठीक है। और फिर ये सब कहाँ से आए हैं, एक कॉमन रूट से आए हैं, कॉमन एंसेस्टर से आए, ठीक है।
यस। जो सिलेक्शन जो हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन, तो जो वेरिएशंस हैं उसी में से कुछ उसी में से ले रहे हैं, यस, उसी में से ले रहे हैं। ठीक है, अभी नेचुरल सिलेक्शन में थोड़ा सा और अंदर जाते हैं कि नेचर जो सिलेक्ट करती है वो किस तरह से सिलेक्ट करती है ना। तो एक सभी ने सुना होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष। तो जो अलग अलग वैरायटी की एक ही स्पीसीज हैं, कुछ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आगे निकल जाएंगी और कुछ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में पीछे रह जाएंगी। जैसे जिराफ, तो जिन जिराफों में गर्दन बड़ी है वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आगे निकल जाएंगे और जिनकी गर्दन छोटी है वो पीछे रह जाएंगे। जीवन संघर्ष, ये हर जगह जीवन संघर्ष चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई फसल लगाई है, गेहूं की फसल लगी है, तो जो पेस्टिसाइड को, जो कीड़ों को सहन कर पाएंगे वो गेहूं के पौधे रहेंगे और जो कीड़ों को सहन नहीं कर पाएंगे वो गेहूं के पौधे मर जाएंगे। तो अभी गेहूं के बहुत सारे पौधे हैं, उनमें क्या चल रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है। तो जो स्ट्रगल एग्जिस्टेंस में आगे निकल गया, जो कीड़ों को सहन कर पाया, उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। पहले जीवन संघर्ष किया और फिर उसमें जो जीवन संघर्ष में आगे निकल गया वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या आ गया, वेरिएशन आ गया और खुद नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर कैसे सिलेक्ट करती है, जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आगे रहते हैं उनको नेचर सिलेक्ट कर लेती है, और सिलेक्ट करने को क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बता रही है, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बता रही है। तो नेचुरल सिलेक्शन कोई नई चीज नहीं ला रही है, जो ऑलरेडी वेरिएशन है उसमें जो परफेक्ट चीज है उसको सिलेक्ट कर रही है ना, कुछ नया चीज नहीं ला रही है। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो डार्विन, जो ओल्ड डार्विन है वो पूरा हुआ यहाँ तक। ठीक है, अभी समस्या क्या आ रही है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि नेचुरल सिलेक्शन से या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से एक नई स्पीसीज बनना चाहिए, वो उसका कोई प्रूफ नहीं है साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से मान के रखा है कि ये जो हाइपोथेसिस है वो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसको कोई हटा नहीं सकता। ये सबने मान लिया है, वेरिएशन होता है, उसमें से कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, जो आगे निकल गए वो नई स्पीसीज बना देते हैं, इसी तरह से और स्पीसीज बनती है। अभी इसमें उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और सब सोच रहे हैं कि ये सही है। ठीक है, अभी प्रश्न उठता है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ विचार कर सकती है कि हो सकता है स्पीसीज बनने में इस नेचुरल सिलेक्शन के अलावा और भी कुछ अलग अलग मेथड्स रहती होंगी, या वो विचार कर सकती है कि नेचुरल सिलेक्शन मेथड नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी मेथड है, नेचुरल सिलेक्शन से हो ही नहीं सकता है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन के अलावा या नेचुरल सिलेक्शन के साथ कोई दूसरी प्रोसेस है जो एक नई स्पीसीज बनाने में हेल्प करती है, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी मानने को तैयार नहीं है ना। जबकि वो डिस्प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। किसने डिस्प्रूव किया, किसने उसको खत्म कर दिया? नहीं, अभी चर्चा किया ना, मेंडल ने कर दिया ना, मेंडल ने बता दिया ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सारे कांस्टेंट ही जाते हैं, कांस्टेंट कलर, कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट साइज, वो उसमें आपस में फेरबदल हो सकता है, लेकिन वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है,
और इसका हमने, आप ताश के पत्ते का उदाहरण याद रखिएगा हमेशा, वो कभी भूलेंगे नहीं, वो मेंडल में हमेशा वो फिट बैठेगा। तो अभी डार्विनिज्म क्या हो गया है, वो एक क्या बन गया है, डॉगमा बन गया है। डॉगमा मतलब प्रूफ नहीं है लेकिन वो इस्टेब्लिश फैक्ट। ऐसे जिद होती है ना किसी की, जिद्दी होते हैं, ऐसे साइंटिस्ट भी क्या हो गए, जिद्दी हो गए हैं कि ये इस्टेब्लिश एक फैक्ट है ना। तो एक बुक है जिसका नाम है डार्विन डे इन अमेरिका, है ना। उस बुक में बताया गया है कि अभी ये डार्विन थ्योरी है वो पूरे वेस्ट में पूरी तरह से फैल गई है, सभी की विचारधारा में, सबकी दृष्टिकोण में फैल गई है। और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, जिसमें कोई व्यक्ति क्रिएटर को मानता था या कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर को मानता था, वो अभी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और लोग यही सोच रहे हैं कि पूरा संसार कैसे बना है, सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बना। सब यही सोच रहे हैं कि ह्यूमंस को धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो बैक्टीरिया बन जाएगा, और बैक्टीरिया को धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो केमिकल्स बन जाएंगे। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बैक्टीरिया से ह्यूमंस बनना वो क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और केमिकल से बैक्टीरिया बनना है, वो है केमिकल इवोल्यूशन। तो हम केमिकल एवोल्यूशन के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे कि केमिकल से बैक्टीरिया कैसे बने, हम चर्चा करेंगे बैक्टीरिया से ह्यूमंस कैसे बने, है ना। तो ये जॉन वेस्ट हैं जिन्होंने बताया है कि अमेरिका में अभी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और पूरे वेस्टर्न सोसाइटी में और कल्चर में ये डार्विनिज्म फैलता जा रहा है। अब ये डार्विनिज्म कैसे सभी व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है उसके बारे में देखेंगे, तब हमको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, क्यों हम इतना चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, है ना। तो डार्विन ने क्या कर दिया, मनुष्य को क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, या एक इवोल्यूटेड एनिमल, एक सोफिस्टिकेटेड एनिमल। क्योंकि एनिमल जो है वो धीरे धीरे एवोल्यूट हो रहा है ना। तो ये कहना कि मनुष्य एक विकसित पशु है या एक मशीन है, मशीन है क्यों, क्योंकि सारे केमिकल से बना है। और एक एवोल्यूटेड एनिमल है, वो क्यों, क्योंकि एनिमल से उसका धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है ना। तो ह्यूमंस क्या है, लिटिल मोर देन एनिमल्स और मशीन्स, और कुछ नहीं इसके अलावा, है ना। तो ह्यूमन जो है, एनिमल्स क्या करते हैं, उनका कोई हायर गोल होता है लाइफ का, या कोई हायर पर्पस होता है, नहीं होता। एनिमल्स क्या करते हैं, ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, यही करते हैं ना। तो मनुष्य भी वो क्या है, एक इवोल्यूटेड एनिमल है। तो मनुष्य भी क्या करेगा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन कैसे करेगा, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करेगा, थोड़ा अच्छी तरह से करेगा, ठीक है। और मनुष्य अगर मशीन बन गया या पशु बन गया, तो जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है कि कुछ हम चीज चेंज कर सकते हैं, कुछ हम सोच सकते हैं, क्योंकि सोचना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। फीलिंग्स भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। प्रेम करना क्या है, वो भी केमिकल रिएक्शन। हर चीज क्या है, केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन एनिमल से ह्यूमन में थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई। तो हम क्या है, बंच ऑफ केमिकल्स, जिसमें हर चीज क्या है, केवल केमिकल रिएक्शन ही। हम मशीन है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि लोग एक दूसरे को मशीन की तरह ही बिहेव करते हैं। इस समाज में ऐसी चीज़ें क्यों आ रही, लोगों में मोरलिटी कम क्यों हो रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा क्या हो रहा है, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस क्या है कि अगर कोई मनुष्य में अपराध की प्रवृत्ति है या वो टेररिस्ट है, तो उसको फ्री विल का कॉन्सेप्ट तो चला गया। फ्री विल किस में हो सकती है, इच्छा किस में हो सकती है, अगर सोल है।
तो हम तो केमिकल से बने हैं। तो अगर किसी में कुछ अपराध प्रवृत्ति है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ब्रेन में कोई पार्ट ज़्यादा फंक्शन कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं लोबोक्टोमी। और उस ब्रेन के पार्ट को निकालने की वजह से क्या होता है, उसमें और ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। इवन व्यक्ति पैरालिसिस भी हो जाता है, अंधा भी हो जाता है, उसका बोलना ही बंद हो जाता है, कान में सुनाई देना ही बंद हो जाता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, उसमें पूरा मनुष्य केमिकल है और एक पार्ट में केमिकल रिएक्शन बहुत तेज हो रही है तो उसको धीमा करने के लिए उसके ब्रेन को एक पार्ट को निकाल लेते हैं। क्योंकि फ्री विल का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। वो सुधर सकता है अपने आप में, वो नहीं है। उसके अंदर डिटर्मिनेशन आ सकता है, वो नहीं है। अभी क्या है, जस्ट हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उस हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए कुछ ब्रेन के पार्ट को निकाल देते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए भी डार्विन को यूज किया जा रहा है। फिर अगला है मटेरियलिज्म। डार्विन किसको प्रमोट कर रहा है? मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म क्या है, हमने पहले देखा था, है ना, कि जो मटेरियल नेचर है और यूनिवर्स है वो एक क्लोज्ड सेल्फ कंटेन यूनिट है जिसमें सारी तरह की घटनाएं, सब तरह की फिनोमिना हम किससे समझा सकते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉ से समझा सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज का यूज करके हम इस संसार की हर चीज़ समझा सकते हैं। तो मैटर इज ऑल मैटर, अल्टीमेटली ऑल मैटर, और कुछ नहीं है, सब कुछ मैटर है। तो जो जितना मैटर को इकट्ठा कर पाएगा वो उतना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आगे जाएगा। सब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर रहे हैं ना, जीवन संघर्ष कर रहे हैं, तो जिसने जितना मैटर इकट्ठा कर लिया वो उतना एडवांस कहलाएगा, है ना। जैसे ये देखिए मटेरियलिज्म की एक और ये है। तो जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? मैटर इकट्ठा करना है। मैटर मतलब क्या इकट्ठा करना है? पैसा इकट्ठा करना है या संपत्ति इकट्ठा करना है। तो जिसके पास जितनी संपत्ति है, जितना पैसा है, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सबसे आगे। और आज का हम देखते हैं हायर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास किससे गिना जाता है? इनकम से। इनकम से गिनते हैं ना। जिसकी इनकम ज़्यादा है वो हायर क्लास है, जिसकी इनकम सबसे कम है वो लोअर क्लास। वो कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्योंकि हर चीज़ मैटर है। तो जो मैटर को ज़्यादा इकट्ठा कर सकता है वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आगे है, और वो आगे चल के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वो लोग रहेंगे, और बाकी जो गरीब है उनको हटा दो। गरीब तो सोसाइटी के लिए क्या है? बेकार लोग हैं, ये बायोलॉजिकली अनफिट है, इसीलिए इनको हटा दो, है ना। फिर मटेरियलिस्टिक लोग क्या होते हैं? इनकी ये वैल्यूज़ होती हैं। उनके लिए व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संपत्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि व्यक्ति भी, एक व्यक्ति के साथ कितना एंजॉय करेंगे? पैसा होगा तो बहुत सारे व्यक्तियों को नौकर बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक डेफिनेशन है, ये नीचे लिखी है, ये ब्रिटेन का जो एनसाइक्लोपीडिया है उससे ली है। ओनली मैटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर रियल, माइंड, थॉट्स एंड द लाइक आर सिंपली मैनिफेस्टेशन ऑफ मैटर, है ना। केवल मैटर है और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बाकी हर चीज़ उसी की कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक आदमी का क्या सिम्टम्स होते हैं? ये यू आर व्हाट यू हैव, है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, जितना आपने बटोर लिया, जितना इकट्ठा कर लिया, उतने आप ऊपर है ना। फिर क्या है? ये मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की स्थिति है। इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, अभी पैसों के पहाड़ पे खड़ा है, लेकिन वहाँ से अभी सुसाइड करना चाह रहा है, क्योंकि पैसों ने क्या किया? उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, संतुष्टि नहीं दिया। लाइफ इज नथिंग बट सफरिंग एंड पेन
आई फील एम्प्टी डिस्पाइट द मटेरियल वेल्थ आई हैव गेन्ड। तो ये डार्विनिज्म क्या किसको प्रमोट कर रहा है? मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहा है। फिर सब कुछ है, लेकिन क्या व्यक्ति कैसा है? आई एम स्टिल नॉट हैप्पी, है ना। तो ये तीसरा जो सोसाइटी में मटेरियलिज्म बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? डार्विन थ्योरी की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है। फिर अगला है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? अभी तो सब डार्विन ही बोलेंगे, लेकिन वैसे किसकी वजह से हुई है? सुपर पावर। कौन सुपर पावर बनेगा? तो इस सुपर पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? उनको पता कैसे लगे एक सुपर पावर बनेगा और बाकी सबको उसको रूल करेंगे? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष। एक ऑस्ट्रिया है, एक हंगरी है और एक जर्मनी है। ये तीनों ने अलायंस किया और एक तरफ ब्रिटेन है, फ्रांस है और रशिया है, इन्होंने अलायंस किया। तो जर्मनी वाले सोच रहे हैं कि पूरा यूरोप पर हमारा कब्जा होना चाहिए, है ना। और ब्रिटेन वाले कोलोनाइजेशन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड पे हमारा कब्जा होना चाहिए। तो लोगों को कब्जा करना या लड़ाई करना, वो जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे मिला? कि बहुत सारे वेरिएशन है। एक स्पीसीज है, एक ह्यूमन स्पीसीज है, उसमें एक वेरिएशन है जर्मन्स, एक वेरिएशन है ब्रिटिश, एक है रशियंस, एक है हंगरी, एक है ऑस्ट्रिया। आपस में झगड़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा वो आगे निकल जाएगा और वो पूरे यूरोप पे कब्जा करेगा। तो जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आगे निकलेगा वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो सब पे कब्जा करेगा। तो चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रही हो सेकंड रही हो, उसमें जो मेन जो तानाशाह थे, या हम हिटलर को देखें या और लोगों को देखें, सब लोग एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म, उससे प्रभावित थे। कि डार्विन ने जो अपना बताया स्पीसीज के ऊपर बताया या एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर बताया, और उस सोशल डार्विनिज्म को एक्स्ट्रापोलेट किया गया कहाँ तक? ह्यूमन स्पीसीज तक, है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो एक व्यक्ति है जिसने ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी की जो आर्मी थी उसका हेड था, उसने क्या बोला है? पढ़िए, कोई आप में से पढ़िए जोर से। War is a biological necessity. It is as necessary as the struggle of the elements of nature. It gives a biological just decision, since its decision rests on the very nature of things. हाँ, तो वॉर इज ए बायोलॉजिकल नेसेसिटी। तो वॉर होना कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। ये तो जब अलग अलग एक स्पीसीज में अलग अलग वैरायटी के लोग होंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नेचर में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, नेचर में ऐसा चल रहा है। जो नीचे की स्पीसीज है वो आपस में झगड़ते हैं। बहुत सारे कुत्ते होते हैं वो झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। फिर जो बचता है वही रहेगा, वही आगे चल के अपने बच्चों को बढ़ाएगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं। किसके लिए झगड़ रहे हैं? अपना आधिपत्य जमाने के लिए। पॉलिटिकल एम्बिशन है उनका। तो हम देख सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है, उसकी वजह से कितना चेंज हो जाता है ना। इसलिए एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है आइडियाज़ हैव कंसिक्वेंसेस, कि थोड़े से आइडिया चेंज हुए और उसकी वजह से बहुत बड़ा परिणाम आ गया। तो ये जो वर्ल्ड वार 1 और 2 हुआ, लोग बोलते हैं धर्म के नाम पे बहुत लड़ाई होते हैं, धर्म युद्ध होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो वर्ल्ड वार्स हुई हैं 1st और 2nd, वो किसकी वजह से हुआ है? एथीज़म की वजह से हुआ। डार्विन किसको प्रमोट कर रहा है? एथीज़म को प्रमोट कर रहा है ना। तो एथीज़म की वजह से सबसे बड़ी वॉर हुई, सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, ना कि रिलीजन की वजह से मरे। तो ये भी एक कोट है जिसमें ये ब्रिटिश जो जनरल था उसका एक कोट है, उसने भी यही बताया है कि जो रिलीजन है
या मोरल टीचिंग्स हैं या फिलॉसफी है, ये व्यक्ति को कमज़ोर कर देती है ना। इसीलिए अगर हम युद्ध करते हैं तो युद्ध करने से, युद्ध एक्चुअली जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो सब जब प्रारंभ हुआ तब बहुत खुशियाँ मना रहे थे लोग। क्यों खुशियाँ मना रहे थे कि वर्ल्ड वार 1 के बाद में पूरे यूरोप में केवल वो लोग रह जाएंगे जो सबसे मजबूत हैं, और जितने वीक हैं, बायोलॉजिकली अनफिट हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो सब बहुत खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोनों तरफ, चाहे ब्रिटिश तरफ हो या जर्मन तरफ हो, दोनों तरफ इतना नुकसान हुआ, सोल्जर भी मरे, जनरल्स भी मरे, और जो सिविलियन थे वो भी मरे, है ना। बहुत सारी तबाही हुई। तो फिर ये हिटलर, है ना, तो ये भी जो नाजी जर्मनी हिटलर था, ये भी सोशल डार्विनिज्म से प्रभावित था, और उसी के आधार पर उसने सोचा था कि जर्मन्स बेस्ट हैं और जूइस क्या हैं, बेकार हैं, सारे जूइस को मारो। ऐसे ही हुआ था ना, वर्ल्ड वार 2 ऐसे स्टार्ट हुआ ना, सारे जूइस हैं वो निम्न है, उनको मारना है, और सारे जर्मन्स हैं सब जगह फैल जाएंगे, है ना। आप देखिए एक फिलॉसफी की वजह से कितना ज़्यादा समस्या है। पॉलिटिकल एम्बिशन है लोगों के, है ना, या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उनकी, है ना, कि एक दूसरे से आगे निकलना है। ये सब कहाँ से, इसका बीज कहाँ से आ रहा है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये चौथा हुआ। फिर 5वां क्या है, रेसिस्ट थ्योरी। रेसिस्ट थ्योरी क्या है कि एक ह्यूमन स्पीसीज है, उसमें अलग अलग रेस हैं, अफ्रीकन रेस है, अमेरिकन रेस है, इंडियन रेस है, जर्मन रेस है। तो जो ब्लैक है, ब्लैक बॉडी है, वो निम्न है, और जो वाइट स्किन है वो उच्च है। तो जो ब्लैक स्किन है उनको लेबर बनाया जाएगा, है ना। इससे बहुत, वो ना कौन था अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला, उससे पहले भी मार्टिन लूथर, ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आए। उस समय क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहा था कि अमेरिकन लोग, अमेरिकन जो वाइट स्किन है वो अफ्रीकन ब्लैक या ब्राउन स्किन को निम्न समझते थे। क्यों समझते थे, क्योंकि जैसे बंदर है, तो बंदर से जब मनुष्य इवोल्यूट हुआ तो पहले तो जो मनुष्य था वो क्या था, ब्लैक स्किन था, और उसके शरीर में बाल ज़्यादा थे। लेकिन जब वो और ज़्यादा इवोल्यूट होता गया तो जो स्किन का कलर है उसमें फेयरनेस बढ़ी, और बाल क्या होते गए, धीरे धीरे कम होते गए। तो जो अमेरिकन है वो इवोल्यूशन की जो सीढ़ी है उस पर ऊपर है, और जो अफ्रीकन है वो नीचे है। तो जो अमेरिकन है अफ्रीकन को क्या करेंगे, अभी दबाएंगे, है ना। और इसके वजह से क्या क्या आया, कोलोनाइजेशन आ गया। कि जो ये कोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये डार्विन से आया, कि ब्रिटिश क्या है, सबसे सुपीरियर है, कल्चर में, खान पान में, कलर में, हाइट में, सुंदरता में, सब में क्या है, ब्रिटिश क्या है, ऊपर। तो सब जगह उनकी कॉलोनीज बनना चाहिए। तो जो कोलोनाइजेशन भी इसी से आया। फिर हम पढ़ते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि जो आर्यंस थे, मतलब जो सो कॉल्ड आर्यन थे यूरोप से, उन्होंने भारत में आए और भारत को फिर उन्होंने डेवलप किया। तो भारत में तो सब अनडेवलप्ड थे, सब बारबेरियन थे, आदिवासी थे, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप चल रहा था, वहाँ इवोल्यूशन चल रहा था। लेकिन यूरोप में ऑलरेडी इवोल्यूट हो गए थे, तो उनको सिखाने के लिए यूरोपियन लोग भारत में आए, और फिर भारत में उन्होंने कल्चर और सिविलाइजेशन डेवलप करना चालू किया। तो ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से, डार्विन से। तो ये बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, ये देख सकते हैं। आई एम नॉट ए कलर, है ना, माई हेयर इज़ रियल, आई एम नॉट वाइट ट्रेस। तो वाइट और ब्लैक के बीच में बहुत झगड़ा चला था एक्चुअली। अभी तो धीरे धीरे कम हो गया है ना। जो वाइट हैं अपने आप को समझ रहे थे हम सुपीरियर हैं, और जो ब्लैक हैं उनको इन्फीरियर की तरह देख रहे थे, ठीक है। तो आर्यन इन्वेजन, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, अफ्रीकन और अमेरिकन में वॉर, है ना, इवन अमेरिका के अंदर वाइट और ब्लैक के अंदर वॉर, ये सब रेसिस्ट थ्योरी उससे आया। फिर डार्विनिज्म से एक और क्या आया है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म।
है ना। ये कंज्यूमरिज्म क्या है? कंज्यूमरिज्म मतलब सोसाइटी में ऐसे प्रोडक्ट को लेके आना और ऐसा प्रोपेगेंडा करना जिससे सामने वाले को लगे कि इसको अगर मैं नहीं लूँगा तो एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। मतलब अननेसेसरी नेसेसिटीज़ को बढ़ाना समाज में, जिसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर मतलब एक तरह से कस्टमर। अपने कस्टमर कैसे बढ़ाना? तो अलग अलग प्रोडक्ट बता के, कोका कोला बताएंगे, बर्गर बताएंगे, नाइकी के शूज़ बताएंगे, पेप्सी बताएंगे, ये सब बता के अगर हम ये लेंगे तो हम एंजॉय कर पाएंगे और ये नहीं लेंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये धारणा क्यों मन में आ रही है? क्योंकि अल्टीमेटली तो मैटर है या प्रिमिटिव थे, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो जो ज़्यादा मैटर को एंजॉय कर पा रहा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, और जो मैटर को कम एंजॉय कर पा रहा है वो कम डेवलप्ड है। तो जो आदिवासी हैं, जो रिलीजन को मानते हैं, वो कम डेवलप्ड है, और जो मॉडर्न लोग हैं, ज़्यादा एडवांस हैं, जो मैटर को ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड है। इसीलिए हम देखते हैं ना, कोई ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है ना, रिलीजन को फॉलो करता है, धोती कुर्ता पहनता है, बोलता है यार ये पिछड़ा आ गया है। जो जीन्स टी शर्ट पहना है, बाल अजीब से किया है, ये एडवांस है। तो ये पिछड़ा और एडवांस ये मन में कैसे आया लोगों के? ये एडवांस है और ये पिछड़ा है, वो क्यों आया? क्योंकि एक जो रिलीजियस व्यक्ति है वो मैटर को ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहा है, वो संतुष्ट है। लेकिन जो मैटर को एंजॉय कर रहा है उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैटर को वो इकट्ठा कर पा रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा एडवांस है। और जो रिलीजियस व्यक्ति है वो कम एडवांस है, क्योंकि उसकी सोच क्या है? निम्न है। अभी धीरे धीरे उसकी सोच बढ़ रही है। तो ये कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी आ गई, और आजकल हम देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना। और ये कंज्यूमर सोसाइटी क्या करती है? हमारा जो पूरा ब्रेन है उसको क्या कर देती है? उसके टुकड़े टुकड़े निकाल के उसे ख़त्म कर देती है कंज्यूमर सोसाइटी। हमें लगता है हम मैटर को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैटर क्या है? हमें एंजॉय कर देता है, हमारे ब्रेन को पूरा ख़त्म कर देता है। इसीलिए जो जितना ज़्यादा एंजॉयमेंट करता है, जितना ज़्यादा एंजॉयमेंट टेंडेंसी होती है, उसका ब्रेन उतना ज़्यादा ही डल होता है। एक्चुअली उतना एडवांस नहीं होता है, वो उतना ज़्यादा डल होता है। और जिसमें जितनी एंजॉयमेंट टेंडेंसी कम होती है वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड होता है। अभी वो डार्विन की डेफिनेशन में नहीं है। डार्विन की डेफिनेशन में तो मैटर को एंजॉय करना है, इसीलिए कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी को प्रमोट करना आसान है ना। और हम पहले की अगर कुछ 3-4 जनरेशन पहले देखेंगे तो उस समय कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी को बनाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सब रिलीजन को फॉलो करते थे, धर्म शास्त्रों को मानते थे, इसीलिए उनकी ग्रीड बनाना या उनका काम बढ़ाना वो बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही डार्विन ने डाल दिया अपना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो लोगों को कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी में अंदर डालना आसान हो गया। और ऐसे ही हो रहा है। देखिए इतने एडवर्टाइजमेंट, इतने बिल बोर्ड्स, ये सब क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छठा एक उसका परिणाम है डार्विनिज्म का। फिर है जिसको बोलते हैं सोशल रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म क्या होता है? सत्य क्या है, सही क्या है? जो मैं सोचता हूं, जो मैं सोचता हूं वो सही है, और जो मैं नहीं सोचता हूं वो सही नहीं है। यह है सोशल रिलेटिविज्म या सिंपल रिलेटिविज्म। माई ट्रूथ इज वॉट आई से या वॉट आई थिंक, है ना। तो कोई एब्सोल्यूट ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है, कोई एब्सोल्यूट सही या गलत नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है ना। अभी झगड़े में कौन सही है कौन गलत है वो नहीं देखना है। जो पावरफुल है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है। झगड़ा करो, खुद निर्धारित करो ये सही है ये गलत है। कोई सही और गलत की डेफिनेशन नहीं। और
ये जो रिलेटिविस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, देखो हमारे लिए ये अच्छा है, तुम्हें भक्ति करना अच्छा लगता है ना, तुम भक्ति करो, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे मोबाइल पे गेम खेलना अच्छा लगता है, तुम्हें बाइक चलाना अच्छा लगता है, तुम्हें ये अच्छा लगता है, सबको अपना अपनी अपनी जगह अच्छा लगता है, करेक्ट। और मैं दूसरे के तो जीवन शैली में तो कुछ बीच में तो अड़ंगानी नहीं कर रहा हूँ ना, तो दूसरे मेरे वजह से परेशान नहीं है, तो जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मेरे लिए सत्य है, तुम्हारे लिए वो सत्य है, मेरे लिए ये सत्य है, उसके लिए वो सत्य है। देखा सुना ऐसा आपने सोसाइटी में, ऐसे लोगों से मिले भाई, देखो मेरे अनुसार तो जीवन क्या होना चाहिए, देखो ये करो, ये पढ़ाई करो, फिर ये करो, जॉब करो, फिर ये करो, ये कोई बोलेगा नहीं मेरे अनुसार तो क्या होना चाहिए, खूब घूमो, पैसे उड़ाओ, कोई बोलेगा नहीं मेरे अनुसार तो क्या होना चाहिए, इंद्रिय संयम होना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह सही है, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तुम ये करो, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तुम ये करो। ये कहाँ से आया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, वेरिएशन है, ह्यूमन में बहुत सारे वेरिएशन है, एक वेरिएशन ये करना चाह रहा है, एक वेरिएशन ये करना चाह रहा है, समय बताएगा कौन सा वेरिएशन अच्छा था, रिलीजन वाला अच्छा था, एंजॉयमेंट वाला अच्छा था, वो समय बता देगा। कोई एब्सोल्यूट सही और गलत नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी अपनी सोच से जीते हैं, ठीक है। फिर है सेक्स एजुकेशन, है ना। अभी समाज में इस चीज को प्रमोट करना कि एंजॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, तो एंजॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, जब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करेंगे, करेक्ट। तो वो सेफ तरीके से सेक्स करें, उसके लिए एजुकेशन दी जाएगी। अभी कुत्ते बिल्लियों को सेक्स एजुकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य इतना एडवांस हो गया है, उससे आगे निकल गया है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में, कि उसको एजुकेट किया जाएगा सेक्स में, क्योंकि एडवांस है। एजुकेशन वहाँ तो नहीं दी जा सकती, एजुकेशन हमारे अंदर दी जा सकती, मनुष्य में दी जा सकती है ना। तो सेक्स एजुकेशन दी जाती है। फिर कोई सही या गलत नहीं है, अच्छा या बुरा नहीं है, तो गे मैरिजेस भी अलाउ हैं, गे मैरिज भी कर सकते हैं। प्री मैरिटल सेक्स भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी सेक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य तो है नहीं, अच्छा बुरा तो है ही नहीं। जो अच्छा लग रहा है वो आपको केमिकल की रिएक्शन निकल रही है ब्रेन में, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो, उसको वो अच्छा लग रहा है वो करेगा, आपस में टकराएंगे और जो पावरफुल होगा वो आगे निकल जाएगा। सिंपल है। तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल करना है, प्री मैरिटल करना है, गे करना है, जो भी करना है, कैसे भी करना है, पशु से करना है, कीजिए। ये आपका क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये आपका जीवन संघर्ष है, और इस जीवन संघर्ष में आपको आगे निकलना है। इसीलिए ये सब कुरीतियां समाज में आ रही है ना। पाप पुण्य खत्म हो गया है। पहले लोग बोलते ना यार पाप करने से डरा करो, अब तो डर चला गया, क्योंकि पाप पुण्य है ही नहीं। पाप पुण्य कब होगा, जब सोल होगी। सोल तो खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अल्टीमेटली हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने हैं, तो बीच में ना तो सोल आई है और ना बीच में कोई क्रिएटर आया है ना। इवोल्यूशन हुआ। फिर नौवा क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री को बिगाड़ के रख दिया है। पूरी हिस्ट्री क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है ना। और मिथ ऑफ एडवांसमेंट। अभी हमारी हिस्ट्री क्या है, ये हमारी हिस्ट्री है। देखिए ये हमारी हिस्ट्री है। क्या था पहले, प्री हिस्टोरिक इंडिया मतलब क्या है, 3000 BC के पहले का जो टाइम है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया। 3000 BC में लैंग्वेज आई सबसे पहले। तो लैंग्वेज आने से पहले जो इंडिया है वो क्या है, प्री हिस्टोरिक इंडिया है ना। तो उस समय लोग क्या करते थे, देखिए ओल्ड स्टोन एज, पत्थर के हथियार बनाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन आया, पशुपालन चालू हो गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या आया, मेटल एज आया, और उसके बाद क्या आया, लैंग्वेज डेवलप हुई।
तो ये कैसे बना, ये किसने बनाया, किस बेवकूफ़ ने बनाया हिस्ट्री? ये डार्विन ने बनाया। यस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने ना। तो ये पहले सिंपल थे, स्टोन थे, स्टोन से मेटल हुआ, मेटल से गोल्ड आएगा, फिर लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज से फिर रिलीजन आएगा, फिर कल्चर आएगा। तो अगर देखिए 3000 BC में हमने लैंग्वेज सीखा, तो अभी रामायण है या महाभारत है, ये तो क्या है, कल्पनाएं हैं। ये रामायण कुछ नहीं हुआ, ये महाभारत कुछ नहीं हुई, क्योंकि लैंग्वेज ही अभी हम सीखे हैं, 5000 कुछ समय पहले सीखे हैं। हमने हथियार बनाना अभी सीखा, हमने पशुपालन अभी सीखा है, ये कुछ साल पहले सीखा है। और आप बोलते हैं रामायण हुई थी त्रेता युग में, 8 लाख इतने साल पहले। 8 लाख साल पहले तो ह्यूमंस ही नहीं थे, सब बंदर थे। तो ये सब रामायण और महाभारत क्या है, सब माइथोलॉजी है। इसीलिए इसकी वजह से लोगों को अपने रामायण और महाभारत पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। उसको लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये तो क्या है, एक सूर्यवंश का कोई राजा था और एक चंद्रवंश का राजा था, और वो बता रहा है, एक कहानी है, मनोकल्पना है कि अभी जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है या सोशल सिस्टम है, वो कैसे चलाना होता है, उसके लिए कुछ लोगों ने ये लिख दी, रामायण महाभारत लिख दी। वास्तव में ये हुई नहीं है, ये सब इधर ही से आ रहा है ना, डार्विन। और ये देखिए, ये प्री हिस्टोरिक है, ये हिस्ट्री है। प्री हिस्टोरिक क्या है, 3 मिलियन से लेके 3000 BC तक, और हिस्ट्री क्या है, 3000 BC से नाउ अभी तक। तो 3000 BC में क्या आया, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, सबसे पहले हमने लिखना सीखा, ठीक है। उससे पहले क्या था, एग्रीकल्चर हुआ था, फायर आई थी, और अभी हमने देखा औजार बनने चालू हुए थे, ठीक है। फिर देखिए, फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और अभी ये कॉन्टेम्परेरी एज चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हम डेवलप हो रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट का जो कीड़ा है, वो हमारे डार्विन ने डाल के गया, हम डेवलप हो रहे हैं। इंडिया क्या है, डेवलपिंग है, और अमेरिका क्या है, डेवलप्ड है। तो इंडिया क्या हो रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपिंग से डेवलप हो रहा है। ये सब इसी को फॉलो करते हैं। कोई स्पीसीज वेराइटीज ये नहीं जानता होगा, लेकिन सब इसी को फॉलो करते हैं। एडवांसमेंट किसको समझते हैं, सिविलाइजेशन का, एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता एडवांस है, वो कब कही के जाएगी, जब उसको मैटर को मैनिपुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट होंगे, उसको बोलते हैं एडवांस सिविलाइजेशन। जैसे ये है एडवांस सिविलाइजेशन, है ना। पहले कॉर्डलेस था, फिर ब्लैक एंड वाइट आया, फिर बटन दबाने वाला आया, फिर टच स्क्रीन आया, अभी ये आ गया। तो इसको हम बोल रहे हैं एडवांस। मोबाइल पहले डेवलप नहीं थे, अभी एडवांस। तो क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही मैटर है, तो मैटर को हम जितना मैनिपुलेट कर पा रहे हैं उतना हम एडवांस हैं। तो पहले के लोग ज़्यादा मिला जुला नहीं कर पाते थे, इसलिए प्रिमिटिव थे। अभी के लोग ज़्यादा एडवांस, है ना। इसलिए स्मार्ट सिटी बनना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये सब क्या है, एडवांसमेंट। और खेती करना या सिंपल से एक हट में रहना, वो क्या है, वो तो अंडर डेवलप्ड है। वो अनडेवलप भी नहीं है, अंडर डेवलप्ड है ना। तो इस तरह से डार्विन ने हमें ये भ्रमित किया है। कोई किसी न किसी स्तर पर तो भ्रमित होगा, पक्का है कि नहीं। कोई किसी न किसी स्तर पर तो भ्रमित है और इस चीज़ को फॉलो करता है, ये पक्की बात, ठीक है। तो ये डार्विन की क्या है, नुकसान। फिर हम जो देख रहे थे, डार्विनिज्म एज डॉगमा, है ना। तो डार्विन के साथ एक दूसरा वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था, अल्फ्रेड रसल वेलिस। तो अल्फ्रेड रसल वेलिस में भी नेचुरल सिलेक्शन बताया था, लेकिन उसने नेचुरल सिलेक्शन में क्या बताया कि भगवान का एक प्लानिंग है, गॉड है, जो सोल को
अलग अलग बॉडीज़ में रखना चाहते हैं और उनका एवोल्यूशन कराना चाहते हैं। ये वेलेस का ओरिजिनल आइडिया था। हम आगे चल के देखेंगे, प्रभुपाद का कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। प्रभुपाद ही बता रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में भी एवोल्यूशन बताया है, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस बताया, लो कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जाना, वो एवोल्यूशन बताया। ये जो डार्विन बता रहा है वो मैटर का एवोल्यूशन बता रहा है ना। तो वेलेस बता रहे हैं एवोल्यूशन एज ए पार्ट ऑफ गॉड्स ग्रेट प्लान टू प्लेस इटर्नल सोल्स इन फिजिकल बॉडी फॉर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ये वेलेस का ओरिजिनल आइडिया था, लेकिन वेलेस को तो डार्विन ने क्या कर दिया था, साइड कर दिया था और अपनी बुक पब्लिश करा दी थी, करेक्ट। और वेलेस ने क्या बताया कि आज जो साइंस का एटीट्यूड है, आज जो साइंस की धारणा है, जो सबसे ज़्यादा पीक पे मटेरियलिज्म पे पहुंच गई, सबसे ज़्यादा पीक पे मटेरियलिस्टिक है ना। और अगर उनको बताया जाए कि डार्विन के अलावा भी कुछ प्रोसेस है जिससे हम अलग अलग स्पीशीज को समझा सकते हैं, तो जो मेन स्ट्रीम साइंस है या मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट हैं उनको क्या बोलेंगे, ये पागल है, ये पागल हो चुका है। ये देखिए, द मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट सीम टू रिगार्ड इट एज ए साइन ऑफ इनसैनिटी टू एवोर बिलीफ इन एनी अदर देन वॉट आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ नेचर। अल्फ्रेड रसल वेलेस, है ना। तो अभी जो डार्विन की थ्योरी थी वो हाइपोथेसिस नहीं रही, अभी क्या हो गई, एक फैक्ट बन चुकी है। डार्विन ने थ्योरी हाइपोथेसिस दिया था, उस हाइपोथेसिस का कोई प्रमाण नहीं आया था, लेकिन अभी वो फैक्ट बन चुका है, ठीक है। तो अभी इसको अभी सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि डार्विन ने जो बताया है वो सही है। अभी हमें ऐसे प्रमाण ढूंढना है जिसको प्रूफ करें, और ऐसे अगर प्रमाण मिलेंगे जिसको डिस्प्रूफ करेंगे उसको हटा देंगे साइंस से। जो मैंने कल बताया था, नॉलेज फिल्ट्रेशन। तो पूरा प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से ऐसे प्रमाणों को ढूंढने का जो डार्विन का वाद को प्रूफ करे और बाकी को हटा दे। ये देखिए, एक जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं, इनका नाम है फिलिप जॉनसन, है ना। तो ये पढ़ेंगे, कोई थोड़ा तेज पढ़े। Scientists did accept the theory before it was rigorously tested. हाँ, And पहले एक मिनट। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने थ्योरी को एक्सेप्ट किया है बिफोर इट वॉज रिगरसली टेस्टेड, ठीक। नेक्स्ट, thereafter used all their authority to convince the public that naturalistic process are नेचुरलिस्टिक प्रोसेस क्या है कि सब कुछ नेचर से, अपने आप ही नेचुरल सिलेक्शन से बना है। हाँ, sufficient to produce human from the bacterium and a bacterium from mix of chemicals. Evolutionary science becomes the search for confirming evidence and the explaining away of negative evidence. तो एवोल्यूशनरी साइंस अभी क्या बन गई है, फैक्ट नहीं ढूंढना है, सर्च फॉर कन्फर्मिंग एविडेंस। अभी उनको अपना बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, वो हो गया बस। ये तो हम मानते ही हैं, अब इसको हमको इस्टेब्लिश करना है बस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुआ था, अभी हम न्यू डार्विनिज्म पे आ नहीं पाए हैं, उस पर आएंगे। तो उस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल था, मैथमेटिकल चैलेंज टू द न्यू डार्विनियन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवोल्यूशन, है ना। तो उसमें बताया, अभी थोड़ा सा आप याद रखिए कि न्यू डार्विनिज्म में क्या है, जो नए गुण मिलते हैं, न्यू ट्रेट्स मिलते हैं, वो किससे मिलते हैं, म्यूटेशन से मिलते हैं। म्यूटेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। अभी जो ओल्ड डार्विनिज्म था उसमें जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए मेंडल ने क्या बोला कि कोई स्पीसीज एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में चेंज नहीं होता, एक जनरेशन से में दूसरी जनरेशन में चेंज नहीं होता, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। तो न्यू डार्विनिस्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, ह्यूमन आई के ऊपर, है ना। तो ह्यूमन आई के ऊपर डिस्कशन हुआ तो बताया कि एनिमल की आई जो है
और जो ह्यूमन की आई है उसको चेंज होने में बहुत सारे म्यूटेशन चाहिए। तो इन म्यूटेशंस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और ये सब म्यूटेशन कैसे हैं, इच्छा हो गई तो म्यूटेशन हो जाएगा ऐसा नहीं होता, ये सब रैंडम होते हैं। वो जो रैंडम म्यूटेशन है वो फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसान वाले भी हो सकते हैं। तो उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी निकाला कि एनिमल से ह्यूमन आई बनने में बहुत सारे म्यूटेशन चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल है, वो संभव नहीं हो सकती। तो जो ह्यूमन आई है वो ना तो म्यूटेशन से, वो ना नेचुरल सिलेक्शन से बनी है, ये डिसाइड हुआ है ना। देखिए, लेकिन हमारे जो डार्विन के जो फैमिली मेम्बर हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये पढ़िए, ये क्या साइड में लिखिए, अर्न्स्ट मेयर, उसने क्या बोला, somehow or other by adjusting these figures we will come out all right. We are comforted by the fact that evolution has occurred. हाँ, क्या बोला है, somehow or other by adjusting, डेटास को एडजस्ट करके हम इस पे आ जाएंगे, और हम हमारे लिए एवोल्यूशन एक फैक्ट है, उससे हम निश्चिंत हैं, है ना। तो ये एवोल्यूशन अभी क्या बन गया, डॉगमा बन गया, कुछ साइंस की फील्ड से बाहर चला गया एवोल्यूशन, अभी उसको मानना है। फिर है लास्ट है बेराज ब्लेंडर। बेराज ब्लेंडर क्या है, बेरा ने बताया जैसे मान लीजिए 2000 में एक कार आई, होंडा ने एक कार निकाली, फिर 2005 में एक नया मॉडल निकाला, उसका एडवांस निकाला, फिर 2010 में निकाला, 2015 में निकाला और 2020 में निकाला। तो कितने मॉडल हो गए, 6 मॉडल हो गए, 6-7। तो 2000 में जो मॉडल था वो क्या था, प्रिमिटिव था, और 2020 में जो मॉडल था वो क्या था, एडवांस था। तो बेरा ने बताया कि कैसे जो कार का मॉडल है वो समय के साथ और ज़्यादा डेवलप होता जाता है, उसी तरह से जो स्पीसीज़ हैं समय के साथ और इवॉल्व होती जाती। लेकिन जो भी कार का मॉडल डिज़ाइन किया है वो कुछ लोगों ने डिज़ाइन किया ना, ऐसा नहीं कार खड़ी थी और 5 साल के बाद इवोल्यूट हो गई, फिर उसके 5 साल के बाद उसमें एसी चालू हो गया, फिर उसके 5 साल के बाद उसमें एलईडी स्क्रीन भी आ गई। वो जो कार 2000 से 2020 तक अलग अलग मॉडल बने हैं वो कुछ लोगों ने मिलके बनाए हैं। तो लोग एवोल्यूशन को इतना ज़्यादा फैक्ट मान रहे हैं कि जो एवोल्यूशन के अगेंस्ट है एविडेंस, उसको भी वहाँ से जोड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं बेराज ब्लंडर, है ना। तो उसने कंपेयर, इसको हम फिर आगे भी देखेंगे बेराज का, कि उसने फॉसिल रिकॉर्ड बताए थे कि जो फॉसिल्स होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते गए, है ना। और उसने कंपेयर किससे किया, कार के मॉडल से, 93, 94, 95। जो कार में क्या होता है, इंजन होता है ना, कॉर्वेट, कोई इंजन होता है क्या, कॉर्वेट, तो वो इंजन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। तो इसी तरह से जो क्या स्पीसीज़ क्या होती जाती है, धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। लेकिन हर एक इंजन को कोई ना कोई इंजीनियर कोई ना कोई बना रहा है, वो अपने आप इंजन नहीं बन रहा। तो ये डार्विनिज्म एज डॉगमा यहाँ पर समाप्त हुआ। तो अभी क्या हो गया, डार्विन हंसी का पात्र बन चुका है। जो डार्विन थ्योरी क्या हो गई है, हंसी का पात्र, क्योंकि ना तो इनके पास कोई एविडेंस है और ज़बरदस्ती भेड़ रहे हैं उसमें, ज़बरदस्ती प्रूफ करना चाहते हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, इसको हम लेंगे आगे क्योंकि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। समय हो गया लेकिन थोड़ा सा लेंगे क्योंकि नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा। अभी हम आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप मतलब एक सेल का जेनेटिक मटेरियल, और फिनोटाइप मतलब उस ऑर्गेनिज्म की संरचना। जैसे कि बंदर है तो बंदर का एक जीनोटाइप है और बंदर का एक फिनोटाइप है। बंदर की जो सेल्स हैं उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। और बंदर की आकृति कैसी है कि बंदर का साइज इतना है, उसका चेहरा ऐसा होता है, उसकी पूंछ ऐसी होती है। कुछ बंदर होते हैं
जो खड़े हो सकते हैं, कुछ बंदर जो हैं अंगूठे का यूज कर सकते हैं, कुछ लोग हैं डाल पे टंग सकते हैं, वो उसका क्या है? फिनोटाइप। समझ में आया डिफरेंस? तो जो ओल्ड डार्विनिज्म है वो बता रहा है कि फिनोटाइप में चेंज होते हैं और एक फिनोटाइप से धीरे धीरे अगली जनरेशन में लक्षण जाना चालू होते हैं। देखिए, लेकिन नियो डार्विनिज्म है वो किस में बता रहा है, किस में चेंज होते हैं? जीनोटाइप, जेनेटिक मटेरियल में चेंज होते हैं। तो ये दोनों में सबसे मेन डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा। और नियो डार्विनिज्म जो है वो तो और ज़्यादा हंसी का पात्र है, उसमें तो और ज़्यादा हंसी आने वाली है ना। अभी देखते हैं क्यों आएगी हंसी। तो जब म्यूटेशन होता है तो किस में चेंज होता है? जीनोटाइप में होता है, फिनोटाइप में होता है? जीनोटाइप, जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जीनोटाइप में चेंज होता है, फिनोटाइप में चेंज होता है? फिनोटाइप में, करेक्ट। हमने कानों में बालियां पहनी और कई जनरेशन से बाली पहन रहे हैं, तो कानों में जो चेंज आ रहा है वो जीनोटाइप में चेंज आ रहा है, फिनोटाइप में चेंज आ रहा है? फिनोटाइप, करेक्ट। जिराफ की गर्दन जो लंबी की उसने, लंबा करता गया करता गया करता गया करता गया, किस में चेंज आया? जीनोटाइप में आया, फिनोटाइप? फिनोटाइप। और फिनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या है? जीनोटाइप। तो जो मेंडल ने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स, वो क्या बताया कि जेनेटिक मेकअप जो होता है वो सेम रहता है जब तक कि उसमें म्यूटेशन इंटर ना करे। जैसे हमने देखा था कि दो हमने पर्पल फूल लिए थे और दो वाइट फूल लिए थे, दोनों का हाइब्रिड किया था, तो उसमें 3 पर्पल बने थे, 1 वाइट बना था। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फूल में थोड़ा सा पर्पल हो, थोड़ा सा वाइट हो, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप जो होगा वो सेम होगा, चाहे वो पर्पल हो, चाहे वाइट हो, या पर्पल वाइट का कॉम्बिनेशन, और वो फूल ही रहेगा, है ना। तो ओके, पहले ये ले लेते हैं, ओल्ड डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म में क्या अंतर है। ओल्ड डार्विनिज्म क्या है? वेराइटीज कैन इवॉल्व इनटू न्यू स्पीसीज, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। न्यू डार्विनिज्म में वेराइटीज स्पीसीज में चेंज हो सकती हैं, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वेराइटीज कभी चेंज स्पीसीज में चेंज नहीं होती है। जो एडवांटेजियस म्यूटेशन होते हैं उसको नेचर सिलेक्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन दोनों में होता है, ओल्ड में भी होता है, न्यू में भी होता है। ओल्ड में किसको नेचर सिलेक्ट कर रही थी? जो एडवांटेजियस वैरायटी थी। और न्यू में नेचर किसको सिलेक्ट कर रही है? जो एडवांटेजियस म्यूटेशन है। समझ में आया? अब ये मेन डिफरेंस है। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। तो फिनोटाइप जो है, एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते। म्यूटेशंस मस्ट हैव कॉज्ड जेनेटिक वेरिएशन। तो जो म्यूटेशन है वो जेनेटिक पूल जो है, जेनेटिक मेकअप जो है, उसमें चेंज करते हैं और वो फिर वो अगले जनरेशन में जाते हैं। और दोनों में सेम है, डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, और इसमें भी कॉमन एंसेस्टर। तो मेन जो डिफरेंस आया वो किस में आया? न्यू डार्विनिज्म इस चीज़ को बता रहा है कि जो जीन्स हैं, एक्चुअली आज जीन्स का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हम न्यू डार्विनिज्म का जो पुराना न्यू डार्विनिज्म है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उसमें जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, और जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने से जब आगे जनरेशन आती है तो उस जनरेशन में भी चेंज आता है। ठीक है, ये ओल्ड और न्यू में। फिर हम इसमें फिर से आते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप में। तो जीनोटाइप में कब कब चेंज हो सकता है? जेनेटिक पूल कब कब चेंज हो सकता है? environmental condition. इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे
हाँ पेस्टिसाइड्स या कुछ हाँ खा रहे हैं, उसके कारण जीन्स में थोड़े चेंजेस आएंगे। यस, अगर हम पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं तो पेस्टिसाइड अंदर जाएगा और हमारे जीन पूल उसमें चेंज कर सकता है। एक और यस, रेडिएशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे एक्सरे है या अल्ट्रावायलेट है, उसके अंदर बहुत सारे एक्सपोजर में आएंगे तो वो क्या होगा, जेनेटिक पूल चेंज हो जाएगा। और ड्रग्स, यस, ड्रग्स से भी होता है। हाँ, ड्रग्स सिमिलर है। हाँ, ड्रग्स, अगर हम इस तरह से ड्रग्स लेते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल भी चेंज हो जाता है। क्या? मीटिंग करते हैं अलग अलग कंडीशंस में, तो जेनेटिक कोडिंग से भी होती है। हाँ, मैटिंग के समय भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांस होता है। फॉरेन बॉडीज हो गए, ड्रग्स ही जैसे ही है, ड्रग्स है, पेस्टिसाइड है। नहीं, डिजीज़ तो वो करते हैं, म्यूटेशन से डिजीज़ होती है। तो दो तरह से चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, एक है इन्वायरमेंट से और एक मैटिंग से। तो मैटिंग से तो नेचुरल प्रोसेस है, और इन्वायरमेंट से हमने कोई ड्रग लिया है ना, या पेस्टिसाइड वाला खाना लिया, या रेडिएशन के एक्सपोजर में आए, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। क्लियर हुआ है? ठीक है। अभी किसी को प्रश्न है यहाँ पर तो पूछ सकते हैं जी। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं म्यूटेशन से चेंज आ रहा है, हाँ, तो ये न्यू डार्विनिज्म ये स्थापित करना चाह रहा है कि यही म्यूटेशन फिर नए स्पीशीज को बना, यस यस, लेकिन पहले हमने देखा कि म्यूटेशन पर इनकेपेबल है। नहीं अभी तो वो उसका अभी कहाँ हुआ डिस्कशन। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स थे वो इनकेपेबल हैं, क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि फिनोटाइप में चेंज होता है। म्यूटेशन कैसे वीक है, इनकेपेबल है, वो तो अभी हमारा डिस्कशन होगा। इसमें तो ये पॉइंट आ रहा है कि उनका ये मानना है कि जेनेटिक चेंजेस होंगे और बहुत समय के बाद ये जेनेटिक चेंजेस फेनोटाइप चेंजेस को हाँ करेंगे करेंगे। हाँ पहले जीन्स में चेंजेस होगा, हाँ। फिर धीरे धीरे शरीर बदलेगा, हाँ। पूरी स्पीशीज बदलेगी। इस तरीके से यस, इस तरह से बोल रहे हैं। यस, न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म। ओके, अब आएगा वीकनेस ऑफ न्यू डार्विनिज्म। इसकी वीकनेस क्या है? अभी म्यूटेशन कब होगा? जो ओल्ड डार्विनिज्म था वो कम से कम डिटर्मिनिस्टिक था कि अभी भाई गर्दन छोटी है, पेड़ ऊपर हो गए हैं तो प्रयास करना है, तो गर्दन खींच रहे हैं। लेकिन पेड़ ऊपर हो गए, गर्दन छोटी है, अभी कम म्यूटेशन होगा, और जो म्यूटेशन होगा उससे गर्दन बड़ी होगी कि नहीं होगी वो भी कोई निश्चित नहीं। तो डार्विन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स इज ऑलमोस्ट डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। लेकिन न्यू डार्विन में क्या है, कोई निश्चितता नहीं है। वो म्यूटेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अभी होगा बाद में होगा, कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये न्यू डार्विनिज्म तो और ज़्यादा वो डार्विनिज्म से और पीछे चले गए। करेक्ट? मान लीजिए चूहे हैं, काले चूहे हैं और सफ़ेद चूहे हैं, और कोई उनको पक्षी को खा रहा है, ठीक है, तो काले चूहे जीवित रह सकते हैं और सफ़ेद चूहे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो सफ़ेद चूहे भी प्रकृति में बने रहे, उसमें म्यूटेशन होना चाहिए। तो अभी म्यूटेशन कब होगा सफ़ेद चूहों में, वो कौन निर्धारित करेगा? वो तो रैंडम है। इसीलिए म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? रैंडम म्यूटेशन। कब होंगे, कैसे होंगे, किसी को पता नहीं। इसीलिए ये तो और ज़्यादा वीक है न्यू डार्विनिज्म। फिर हाँ, वही आ गया दूसरा पॉइंट, म्यूटेशंस आर रैंडम, दे मे और मे नॉट अकर। ठीक है, हाउ मैनी म्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड वो भी पता नहीं है। यहाँ तो पता है भाई गर्दन इतनी थी, अभी तो गर्दन इतनी करना है। अभी आपको इतनी से इतनी बड़ी गर्दन करना है तो कितने म्यूटेशन चाहिए वो ही पता नहीं। सब हवा में तीर चल रहा है बस। ऐसे ही हुआ ना। और ज़्यादातर म्यूटेशन कैसे होते हैं? या तो न्यूट्रल होते हैं या हार्मफुल होते हैं। बहुत कम म्यूटेशन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, फिर से वो जिराफ वाला उदाहरण आप याद रखिएगा हमेशा।
कि अगर हम ओल्ड डार्विनिज्म में जाएंगे तो आवश्यकता पड़ी, उसने खींचा और बन गया, तो एक लॉजिकल भी लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी आवश्यकता पड़ी है और जिराफ रुका हुआ, भाई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन कब होगा उसमें कोई निश्चित ही नहीं है। यस, वो फेनोटाइप भी जो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जिराफ है, हाँ अब पेड़ है, हाँ अब पेड़ के पत्ते नीचे खत्म हो गए, हाँ तो अभी जिराफ का इसी जीवन में बदल जाएगा गर्दन। हाँ, मतलब वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा, 3-4 जनरेशन के बाद लंबी गर्दन मिल तीन चार जाएगी। देश में जिएगी कैसे? नीचे तो घास खत्म हो गया ना। वही है, मतलब एक क्या है, एक फिक्शन स्टोरी है। वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। वही illogical। यस, वो भी एक तरह से लॉजिकल है, लेकिन कम इलॉजिकल है, ये ज़्यादा इलॉजिकल है। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं कब म्यूटेशन होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो ज़्यादातर म्यूटेशन क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इसमें बहुत सारे लिखे हैं, इसमें सिर में होता है, ब्रेन में होता है, लीवर में होता है, ऐसे बहुत सारे, थायराइड में होता है, टेस्टिस में होता है, ओवम में होता है। तो ज़्यादातर कैंसर करते हैं। ज़्यादातर जो म्यूटेशन होते हैं वो कैंसर ही करते हैं, फ़ायदेमंद नहीं होते, है ना। तो जो हम सोच रहे थे, न्यू डार्विनिस्ट जो सोच रहा था कि म्यूटेशन करने से स्पीसीज चेंज होगी, लेकिन ज़्यादातर म्यूटेशन तो क्या है, जान ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक केवल 2 म्यूटेशन हैं जिनको ढूंढा जा चुका है जो किसी स्पीसीज के लिए फ़ायदेमंद। वो कौन से हैं? ये है सिकल सेल एनीमिया, देख रहे हैं? ये इसमें कर्जन नहीं, ये जो आरबीसी है उस साइड सबसे, है ना, वो कैसी शेप की है? ओवल शेप की। और ये कैसी है? सिकल मतलब वो कैसी हो गई? पतली हो गई, है ना। तो इसके नीचे देखिए, ब्लड वेसल देखिए। तो जो ओवल शेप की आरबीसी है, जब ब्लड वेसल में जाएंगी तो उसका फ्लो अपने आप चलता रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो सिकल सेल वाली है, कहीं ना कहीं ब्लड वेसल में फंस जाएंगी, और फंस जाएंगी तो क्या होगा? देख रहे हो, फंसी हुई है, तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और ये सिकल सेल एनीमिया कैसे हुआ? ये म्यूटेशन की वजह से हुआ। नहीं, नेचुरल म्यूटेशन, नेचर में म्यूटेशन हुआ, मतलब इन्वायरमेंट की वजह से हुआ, है ना। अभी लेकिन क्या हो गया? फ़ायदा हो गया लोगों को। क्या फ़ायदा हो गया? जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको मलेरिया नहीं हो सकता। तो जब किसी जगह पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन वहाँ सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, तो उसको मलेरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मलेरिया किससे होता है? पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। तो जो ओवल शेप का है आरबीसी, उसमें प्लाज्मोडियम आसानी से रह सकता है, लेकिन जो सिकल शेप का है उसके अंदर प्लाज्मोडियम जा ही नहीं सकता है। तो जब उसके अंदर जाएगा ही नहीं तो मलेरिया क्या करेगा? ठीक है। दूसरा है, ओवल शेप में अगर प्लाज्मोडियम जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कुछ समय रहेगा और अपने बहुत सारे जनरेशन बढ़ाता जाएगा और मलेरिया कर देगा। लेकिन सिकल सेल में आरबीसी कम है, तो अगर वो अंदर गया भी सिकल सेल में तो उसका मृत्यु हो जाएगी, वो प्लाज्मोडियम मर जाएगा, इसलिए वो मलेरिया नहीं कर पाएगा, है ना। तो अभी जो नियो डार्विन वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो म्यूटेशन से फ़ायदा हुआ ना, उसको मलेरिया होता था, अभी मलेरिया नहीं हो रहा है, कुछ समय के बाद टाइफाइड भी नहीं होगा, फिर टिटनेस भी नहीं होगा, और फिर मनुष्य और कुछ बन जाएगा। भाई पूरी हिस्ट्री में 200-300 साल की साइंस की हिस्ट्री में 1 या 2 म्यूटेशन जो है फ़ायदेमंद हुए हैं, और उसके लिए आप प्रमाण बोल रहे हैं कि देखो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? ये हंसने योग्य बात, मतलब हंसी आती है ऐसे वैज्ञानिकों को। फिर दूसरा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। जैसे हम दवाई खाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, तो सर्दी जुकाम करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हमने एंटीबायोटिक खाया और एंटीबायोटिक ने क्या किया? सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उस एंटीबायोटिक के लिए क्या हो जाते हैं? रेसिस्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक खाएंगे भी तो आपका बुखार नहीं जाएगा, आपकी सर्दी जुकाम नहीं जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? तो कोई बैक्टीरिया में इवोल्यूशन हुआ ना,
पहले बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मर जाता था, लेकिन आज एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया जिंदा है। तो केवल 2 केस हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया ही रहा और कुछ चेंज नहीं हुआ ज़्यादा। और ऐसे कुछ ही बैक्टीरिया जिनमें चेंज हुआ। आप ये देख सकते हैं बैक्टीरिया में जो सबसे लेफ्ट हैंड पर है, ऑरेंज कलर के हैं और ब्लू कलर का है, देख रहे हैं। तो एंटीबायोटिक ने क्या किया, ऑरेंज कलर के सारे बैक्टीरियाज को मार दिया। ब्लू कलर क्या थे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट थे, वो धीरे धीरे बढ़ते गए और आगे चल के क्या बचा, केवल ब्लू ही रहे, और जो एंटीबायोटिक से मरने वाले थे वो सब खत्म हो गए, मतलब वो है ही नहीं बॉडी में। तो आप कितनी भी दवाई खा लो, आपका सर्दी जुकाम ठीक होने नहीं वाला। ऐसा होता है, बहुत लोगों में होता है, दवाइयाँ काम नहीं करती। तो बैक्टीरिया क्या हो गया, थोड़ा सा इवोल्यूट हो गया, थोड़ा उसमें इवोल्यूशन हो गया। तो यही 2 केस हैं बस। बैक्टीरिया को बेनिफिट हुआ, मनुष्य को नहीं हुआ। बैक्टीरिया इवोल्यूट हुआ कि वो मर जाता था, अभी नहीं मर रहा, अभी जिंदा है, उसको फायदा हुआ। बैक्टीरिया मतलब उसको तो और दिक्कत ही होगी ना। नहीं, मनुष्य को होगी, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना। बैक्टीरिया में इवोल्यूशन हुआ ना, वो सर्वाइवल ऑफ जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था उसमें आगे निकल गया ना। पहले एंटीबायोटिक से मर रहा था, अभी नहीं मर रहा है, तो आगे उसका इवोल्यूशन हो गया ना। ऐसा जैसा जैसे बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो बोली कि इवोल्यूशन हो गया। जैसे कोरोना वायरस है, हाँ। तो मान नहीं पा रहे कि वो तो बैक्टीरिया इवॉल्व कर गया है। नहीं, लेकिन वो वैसा नहीं है। बैक्टीरिया इवॉल्व कर गया तो हमारे लिए नुकसान है ना, बॉडी के लिए नुकसान है, फिर दूसरी एंटीबायोटिक निकालनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, नया तरह का बैक्टीरिया है वो घुसा है शरीर में, उसको आपका दवा मार नहीं पाया, तो आपको हाँ। फिर वो ये नहीं, लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो समय के साथ रेसिस्टेंट हो जाते हैं, उनमें ऐसे म्यूटेशन होते हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। मतलब ऐसा उसमें इवोल्यूशन जो इतनी बड़ी चीज़ है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, और सारे बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ ही होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको हम पूरा ही करेंगे, नहीं तो बीच में छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं है। तो जो मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, कितने प्लाज्मोडियम होते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है एक, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम होता है। तो इनका जो जनरेशन टाइम है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है। मतलब एक मनुष्य का जो बच्चा है उसको बनने में कितना समय लग रहा है? 9 महीने। लेकिन प्लाज्मोडियम का डबल होने में कितना लग रहा है? कुछ मिनट। मतलब 1 साल में मनुष्य डबल हुआ, लेकिन 1 साल में प्लाज्मोडियम कितना हो जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना हो जाएगा। तो एक बहुत सुंदर बुक है जिसका नाम है एज ऑफ एवोल्यूशन, जो माइकल बी है उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर इन्वायरमेंट से किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है तो मलेरिया पैरासाइट कहाँ पे होता है? केवल ट्रॉपिक रीजन में, जो गर्म क्षेत्र होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है। जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उसमें रिलेटिवली मलेरिया कम होता है। तो मलेरिया की इतनी सारी जनरेशन निकल गई, इतना सारा डबल हो चुका है, उसके बाद भी जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पे मलेरिया अभी तक पहुँचा नहीं है। मतलब जो प्लाज्मोडियम है उसने अपने आप को इवोल्यूट नहीं किया है। तो एक प्लाज्मोडियम ने, उसमें समय बता रहे हैं कि अगर हम 10,000 साल लेते हैं, 10,000 साल पहले मनुष्य आया था। सबसे पहला मनुष्य जो बोलते हैं होमिनिड, 10,000 साल पहले आया था। तो 10,000 साल से लेके अभी तक प्लाज्मोडियम में कोई चेंज नहीं आया, और 10,000 से मनुष्य में इतना चेंज आ गया जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है। मच्छर में प्लाज्मोडियम में चेंज नहीं आ पाया, जबकि उस 10,000 साल में अगर मान लिया उस प्लाज्मोडियम की 1 लाख जनरेशन निकली है तो मनुष्य की 100 जनरेशन निकली होंगी। तो
तो मनुष्य की 100 जनरेशन में इतना चेंज आ गया और प्लाज्मोडियम की 1 लाख जनरेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये क्या है? ये मजाक हो रहा है साइंस के नाम पर, और कुछ नहीं है। जो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसकी 1 लाख जनरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है और मनुष्य की 100 में आ गया, है ना। ओके, तो बस ये यहाँ से अभी न्यू डार्विनिज्म ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। बस इसका लास्ट टॉपिक है कि अभी वैज्ञानिक पूछ रहे हैं, पैर पकड़ के वैज्ञानिकों को पूछा जा रहा है भाई कोई तो बता दो, कोई तो प्रमाण बता दो। तो उन्होंने 2 प्रमाण बताए अभी तक। हम वैज्ञानिकों के पैर पकड़ते हैं, उनसे पूछते हैं भाई 1-2 तो प्रमाण बता दो कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हुई है। आपने थ्योरी तो बता दिया, तो उन्होंने 2 प्रमाण क्या बताए। पहला है डार्विन फिंचेस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि उनकी चोंच की साइज़ है, बीक की साइज़ है, वो चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, हैबिट चेंज हो रही है। लेकिन वो क्या है, ये किसका उदाहरण है? एक इसका टर्म है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो डार्विन फिंचेस जो है स्पेसिएशन का उदाहरण है कि वेरिएशन का उदाहरण? वेरिएशन का उदाहरण, स्पेसिएशन का उदाहरण नहीं है। स्पीसीज तो वही है, वेरिएशन हुआ है, ठीक है। और एक वो जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक पक्षी है जिसको बोलते हैं हरिंग गल और लेजर ब्लैक बैक्ड गल। इसमें क्या होता है, इनको बोलते हैं रिंग स्पीसीज। रिंग स्पीसीज क्या होता है, ये जो हरिंग गल्स होती हैं वो रशिया में होती हैं। रशिया से जाती हैं साइबेरिया, साइबेरिया से जाती हैं फिर अटलांटा, अटलांटा से जाती है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जाती हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन से जाती है यूरोप। तो उसके कुछ भाग में कैसी होती हैं, हर्लिंग गर्ल होती हैं, मतलब एकदम ब्लैक होती हैं। और एक होती है लेज़र ब्लैक बैक्ड गर्ल्स, जो कम ब्लैक होती हैं। तो न्यू डार्विनिस्ट क्या बोलते हैं, देखो 2 स्पीसीज है ना, एक ज़्यादा ब्लैक है, कम ब्लैक है। समय के साथ जब उसने पूरे पृथ्वी को घूमा, ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो एक ज़्यादा ब्लैक है, कम ब्लैक है, और आपस में मैटिंग नहीं कर सकती क्योंकि एक एरिया में ज़्यादा ब्लैक है, एक एरिया में कम ब्लैक है। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या किया, वो जो हर्लिंग गर्ल्स था उनको लेज़र ब्लैक बैक के पास लेके आए, उनका मैटिंग कराया, वो मैटिंग हो रहा है, और मैटिंग से जो संतान मर रही है वो भी फर्टिलाइज। तो उनको बायोलॉजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, उनको इन्वायरमेंटल इनकॉम्पेटिबिलिटी है, क्योंकि वो एक दूसरी जगह पर है। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का इंसान है और इंडियन स्त्री है, तो आपस में मैटिंग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डिस्टेंस है, ऐसा नहीं वो कर नहीं पाएंगे। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी तो कर लेंगे। तो इसी तरह से 2 पक्षी हैं, एक ज़्यादा ब्लैक है, कम ब्लैक है, वो मैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग स्पीसीज बन गई इसीलिए मैटिंग नहीं कर पा रहा। वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं कि 2 अलग अलग स्पीसीज बन गई इसीलिए मैटिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन दोनों को जब मिलाते हैं तो मैटिंग कर पा रहे हैं और उनके बच्चे भी आगे फर्टाइल हैं। तो ये भी क्या हो गया, इसको भी हमने उड़ा दिया। ये भी किसका उदाहरण है? स्पेसिएशन का नहीं, किसका है? वेरिएशन का, ठीक है। लास्ट है जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। यह है ब्रह्मास्त्र, इसको कोई भी हरा नहीं सकता, इस ब्रह्मास्त्र को। ये क्या है? सिंगल सेल है, ठीक है। ये सिंगल सेल डबल कितने देर में हो जाती है? 20 से 30 मिनट में। 20 से 30 मिनट की बात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगले 30 मिनट में कितनी होगी? 4 होगी। 4 से 8, 16, 32, 64 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, करेक्ट। और 18 घंटे के बाद काफ़ी पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा रिसर्च बता रहे। तो जो बैक्टीरियोलॉजी है उस ब्रांच को 150 साल हो चुका है। कितने साल हो गए? 150 साल। आज तक एक बैक्टीरिया दूसरे स्पीसीज में चेंज नहीं हुआ, आज तक। अगर डार्विन बोलता है कि मनुष्य को देखने का हमको समय नहीं मिलता है, या बंदर से जो मनुष्य बन रहे हैं वो बहुत सारे जनरेशन में बनते हैं, हमको समय नहीं मिलता है, जब हम लाखों जन्मों में उनकी बहुत सारी जनरेशन देखेंगे तो चेंज मिलता है। तो डार्विन भाई ये देख लो आप,
बैक्टीरिया की तो कितनी सारी जनरेशन चेंज हो गई, 150 साल में कितनी चेंज हो गई, लेकिन एक बैक्टीरिया हम ई कोलाई ले लें तो ई कोलाई ही रहेगा, ई कोलाई किसी दूसरे में चेंज नहीं होगा, वो बैक्टीरिया अलग है, ये बैक्टीरिया अलग है ना। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें हम बता सकते हैं कि जनरेशन बहुत सारी चेंज हो गई हैं, बहुत सारा रेप्लिकेशन हो गया है, बहुत सारा रिप्रोडक्शन हो गया है, लेकिन बैक्टीरिया रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। मनुष्य की इतनी सारी जनरेशन निकल गई, उसमें आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि वो बंदर से मनुष्य बन गया, तो बैक्टीरिया तो आपकी लैब में है, आपके हाथ में है, उसको चेंज करके बताओ ना, तो वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अभी ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अभी डार्विन ने थ्योरी तो बता दिया, उसके सपोर्ट में प्रमाण क्या है वो हम कल देखेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फेकेस्ट। जो जितना ना फेक है वो उतना सर्वाइव करेगा साइंस की फील्ड में, है ना। उसके जितने भी प्रमाण हैं वो सब गलत हो चुके हैं, लेकिन हमारी बायोलॉजी की और हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में अभी भी वो चले आ रहे हैं और उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है? हाँ तो उसने जो सोचा ये सब के जो म्यूटेशन की वजह से ही हो रहा है, हाँ। कहीं कुछ तो देखा होगा ना कि क्या हुआ है। नहीं, म्यूटेशन की वजह से सेल में चेंज आते हैं और सेल में चेंज होने से बॉडी में चेंज आते हैं, तो उसने वो हाइपोथेसिस लगाया। उसने कुछ भी नहीं देखा, नहीं कुछ भी नहीं देखा, ऑब्जर्वेशन कुछ। ऑब्जर्वर रियलिटी कोई है ही नहीं ना। वो उसने एक स्तर पे देखा कि म्यूटेशन से कुछ चेंज आ रहा है, तो समय के साथ इतना म्यूटेशन हो जाएगा कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाएगी। साइंटिस्ट का ये रहता है जिसने भी थ्योरी दी और पब्लिश कर दिया, कैसा? ऐसे कोई भी साइंटिस्ट नहीं, कलयुग में एक लक्षण है, जो वर्ड जगलरी करने में एक्सपर्ट होगा वो बुद्धिमान माना जाएगा। जो शब्दों को फेर बदल के बिल्कुल अच्छी तरह से बना के और ऐसे टर्म्स बना के जो किसी को समझ में नहीं आए, तो वो सही कहलाएगा। तो इन्होंने ऐसे किया। वर्ड जगलरी है, ये केवल हाइपोथेसिस, कोई इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, केवल वर्ड जगलरी है। ठीक है, और कुछ? हाँ 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 म्यूटेशंस की कंडीशन में जेनेटिक कोडिंग चेंज होती है, हाँ। genetic change होता है। तो कभी कुछ रिसर्च में ऐसा करते हैं, कुछ एनिमल्स का जेनेटिक कोड लेते हैं और ह्यूमंस के साथ मिक्स करके कुछ अलग अलग बना देते हैं, तो उसमें भी जेनेटिक कोडिंग चेंज होती है। हाँ, जेनेटिक कोड चेंज हो सकता है, लेकिन बात हो रही है एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज, वो तो नहीं हो रहा है ना। आप मिक्स करके एक कचरा उठाओ, दूसरा कचरा उठाओ, दोनों कचरों को मिला दोगे तो कुछ तो बन ही जाएगा। तो ह्यूमंस में वहाँ का जेनेटिक मटेरियल लिया, ह्यूमंस में डाला, तो हम बात कर रहे हैं कि स्पीसीज बदल रही, उसमें आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया केवल उस जीवन के लिए, तो वो क्या है, वो तो कोई भी कर सकता है। जैसे मैं सुन रहा था, एक लेक्चर सुना कि जैसे एक कारपेंटर होता है, तो कारपेंटर क्या करता है, बहुत सारी लकड़ी लेता है, ठोकता पीटता है और नई नई डिज़ाइन बनाता है। तो वैज्ञानिक भी क्या है, वो कारपेंटर ही है। अलग अलग जेनेटिक मटेरियल लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसका हाइब्रिड बनाते हैं, बोलते हैं हमने देखो ये बना दिया। वो कारपेंटर से बढ़ के कोई नहीं है। उसमें ये क्वालिटी थी, इसमें ये क्वालिटी थी, दोनों को मिला दिया और ये बन गया। जैसे एक टमाटर है, तो एक टमाटर का साइज बहुत बड़ा है, एक टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा है, तो स्वाद वाला जीन लिया और साइज वाला जीन लिया, दोनों को मिला दिया, तो बड़ा टमाटर और स्वाद अच्छा। लेकिन कहानी है, ऐसा होता नहीं है। इतना आसान नहीं है वो मैटिंग करना, इतना आसान नहीं है जीन को मिलाना। और अगर मिला भी दिया चलो, लेकिन एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में थोड़ी चेंज हो रही, वो तो कुछ आपने उसको चेंज किया बस। जो रिजल्ट मिला वो न्यू स्पीसीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या? जो रिजल्ट जो बना, हाँ। उसे क्या बोलेंगे? न्यू स्पीसीज बोलेंगे? नहीं, न्यू स्पीसीज नहीं, उसमें वेरिएशन है, वेरिएशन। वेरिएशन है, सिंपल वेरिएशन। स्पीसीज कब होती है? जब मैट करते हैं, उसकी संतान बनती है, वो फर्टाइल होती है, तब स्पीसीज। वो तो बहुत लंबा, ऐसे स्पीसीज बनने लगी तो बाजार में स्पीसीज बिकना चालू हो जाएगी। आज ये स्पीसीज, आज वो स्पीसीज। इतना आसान नहीं है स्पीसीज में। इसलिए हमारे मन में है ये, अंदर सबके अंदर है एक्चुअली डार्विनिज्म, क्योंकि अभी भी हम कन्विंस नहीं हैं इस पर। स्पीसीज चेंज हो भी जाए, फिर भी तो वो लिविंग सेल से ही लेकर के कार्य करेगा, खुद से तो कुछ बना नहीं रहा, और किसी व्यक्ति ने किया है, कोई कर ही रहा है, कोई कर रहा है, अपने आप नहीं हो रहा। अगर मानने के लिए मान भी लिया ऐसा, चेंज हो भी हाँ चेंज हो भी जाए, उससे क्या प्रमाण है? और ऐसे चेंज होता भी नहीं है इतना आसान। आज तक कोई स्पीसीज चेंज नहीं हुई है,
वो कॉम्बिनेशन होता है, दो मिल जाते हैं लेकिन कोई स्पीसीज चेंज नहीं होती है, उसको लोग बोलते हैं मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक बोलते हैं। तो प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद मिसिंग लिंक क्या है? प्रभुपाद बोले मिसिंग लिंक इज माई बूट ऑन योर फेस ओनली इज मिसिंग, दैट इज मिसिंग लिंक। किसी को ऐसे आपने जो बताया कि दूसरे किसी की जेनेटिक्स लाके उसमें कोड किसी दूसरे में स्पीसीज में कर दिया, तो एक नया उसमें रूप हो गया, ये बोल सकते हैं वेरिएशन हो गया। अब फिर उसका और किसी से मीटिंग करवाएंगे तो क्या जेनेटिक्स ट्रांसफर होंगे? नहीं नहीं, वो जेनेटिक भी अलग अलग लेवल पे होते हैं ना, कौन सी सेल में किया है। जो ओवम होता है, स्पर्म होता है, उसमें चेंज होता है तभी ट्रांसफ़र होता है, बाकी हर किसी में ट्रांसफ़र नहीं होता। जो दूसरी स्पीसीज किसी से लाके वो जेनेटिक्स ओवम या उसमें स्पर्म में मिला दिए, हाँ, या फिर मीटिंग, तो ऐसा आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और ऐसे मिलाना कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा आलू तोल लिया, थोड़ा टमाटर मिला दिया, थोड़ा बैगन मिला दिया, आलू बैगन की सब्जी मिला दी, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सारे हट्टे कट्टे पैदा होते, सारे 6 फीट वाले होते, किसी को चश्मा नहीं होता, किसी को बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमको पता होता इसमें बीमारी नहीं है, इसका जीन ले लो, इसकी 6 फीट की हाइट, इसका जीन ले लो, ये गोरा है, इसका जीन ले लो और मिला दो और बढ़िया आदमी बना दो। पहले तो हम मनुष्य बनाते ना, दूसरे को थोड़ी बनाते, अगर इतना ही आसान होता। अधिकतर बेनिफिशियल नहीं है। यस यस यस, ये भी एक प्रूफ है। हाइब्रिड स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है जहाँ तक। हाँ यस, देखने में अच्छा होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा 2 मिनट और इसको समराइज़ कर देते हैं आज का जो हमने पूरा किया, ठीक है। तो हमने पहले देखा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या देखा? 3 चीज़ें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। फिर डार्विन कैसा हो गया? एक डॉगमा बन गया अभी। तो मेंडल ने उसको ऑलरेडी रिफ्यूट कर दिया है, लेकिन लोग उसको इस्टेब्लिश एक फैक्ट मान के चले, ठीक है। और इस डार्विन की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और धीरे धीरे हम मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं। किस तरह से हमने 9 चीज़ें देखी कि ह्यूमन बीइंग कैसा हो गया, या तो मशीन हो गया है या एनिमल बन गया है। और क्राइम में क्या होता है, अपराध क्या है, उसका ब्रेन ऑपरेशन ही कर देना है। मटेरियलिज्म बढ़ रहा है और वॉर हुई है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड हुई है। रेसिस्ट थ्योरी, ब्लैक स्किन वाइट स्किन, उसमें झगड़ा हुआ है। कंज्यूमरिज्म बढ़ा है क्योंकि लोगों को भोग करना है, इकट्ठा करना है। रिलेटिविज्म, कोई एब्सोल्यूट अच्छा नहीं है, कोई एब्सोल्यूट बुरा नहीं है, सबके अच्छे हैं, सबके बुरे हैं, जो जिसको अच्छा लगता है वो अपना करे। फिर सेक्स एजुकेशन, गे मैरिजेस, प्री मैराइटल, एक्स्ट्रा मैराइटल, ये भी चालू हो गया है। और हिस्ट्री को पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया है ना, कि 3000 BC में ही हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई थी, राइटिंग डेवलप हुई थी। रामायण महाभारत कुछ नहीं होती है। अ मिथ ऑफ एडवांसमेंट, हम सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में हमने एडवांसमेंट कर दिया तो एडवांस हो गए, है ना। वो ब्लैक एंड वाइट से हमने कलर टच स्क्रीन लेके आ गए तो एडवांस हो गए, लेकिन वास्तव में एडवांसमेंट क्या है? एडवांसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म क्या है? केवल म्यूटेशन ही वेरिएशन लाते हैं, लेकिन उसकी वीकनेस क्या है? म्यूटेशन का अता पता नहीं है, वो सब रैंडम है, फ़ायदेमंद है, नुकसान में कुछ कह नहीं कर सकते हैं और ज़्यादातर नुकसान वाले होते हैं, ठीक है। सर्च फॉर स्पेसिएशन, तो डार्विन फिंचेस देखा, वो वेरिएशन का उदाहरण है। हरिंग गल और लेजर ब्लैक बैक्ड गल देखा, वो भी वेरिएशन है। और बैक्टीरिया हमारा क्या है? ब्रह्मास्त्र, सबसे छोटा है लेकिन वो क्या है? ब्रह्मास्त्र। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।